आज के वीडियो में ये जो आप क्विक ट्रेलर देख रहे हो, हम एक 33 साल के आदमी की स्टोरी बता रहे हैं जिन्हें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी थी, यानी कि एक बेबी गर्ल थी, उसके बाद दोबारा बेबी नहीं हो पा रहा था क्योंकि सीमेन एब्नॉर्मल हो गया था। जो हमारा चैनल फॉलो करते हैं उनको पता है कि उनको हो गया था वेरिकोसील। उसके लिए ऑलरेडी वो दिल्ली में एक बार एक बहुत फेमस सेंटर और यूट्यूबर से सर्जरी करा चुके थे, लेकिन सर्जरी के बावजूद स्पर्म काउंट इम्प्रूव नहीं हुआ। अब पहली चीज मैंने उनको बताई कि देखो, ऐसा पॉसिबल है कि सर्जरी और एम्बोलाइजेशन सक्सेसफुल है, वेरिकोसील ट्रीट हो चुका है, लेकिन स्पर्म काउंट इंप्रूव नहीं हो रहा, इनफर्टिलिटी इंप्रूव नहीं हो रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वेरिकोसील ही कारण था उसका। लेकिन जब मैंने उनका स्क्रॉटल डॉपलर रिपोर्ट देखा और जब खुद किया, तब देखा कि नहीं, इनको तो रिफ्लक्स है और वेरिकोसील भी पूरा क्योर नहीं हुआ है। इन्होंने अपने यूरोलॉजिस्ट को कॉल किया। उन्होंने कहा देखो, ऐसा हो तो नहीं सकता, हम इतना पक्का काम करते हैं कि रिकरेंस हो तो नहीं सकता, पर अब रिपोर्ट्स तो झूठ नहीं कहती, सामने रिकरेंस था। तब मैंने इन्हें बताया कि माइक्रो सर्जरी में जब दूरबीन से सिलेक्टिवली जाके नसों को बांधा जाता है तो डेफिनेटली चांस है कि कुछ नसें छूट जाए और उसके वजह से रिकरेंस हो। एनीवेज, जो व्यक्ति थे उन्होंने जब देखा कि रिकरेंस है, तब हमने डिसाइड किया कि ठीक है, हम एंजियोग्राफी टेबल पे लेके जाएंगे हॉस्पिटल में एडमिट करके और इस बार एम्बोलाइजेशन करेंगे, क्योंकि पोस्ट सर्जिकल रिकरेंस का लिटरेचर में भी डेटा है कि एम्बोलाइजेशन बेस्ट इलाज है। उनके राइट थाई से हम एक छोटी सी तार ले गए, कोबरा कैथेटर, उससे हमने लेफ्ट किडनी की वेन हुक कर ली, डाई डाला तो देखा कि इनकी वेन तो, टेस्टिस वेन तो बिल्कुल ओपन है और उसका रिफ्लक्स हो रहा है, वाल्व डैमेज्ड है। उसके अंदर गए, पतली तार और नीचे तक ले गए। फाइनली जब डाई डाला तो पूरा डाई टेस्टिस के लोअर पोल तक गया, जिसका मतलब कि रिकरेंस डेफिनेटली है और जो नसें बांधी थी या तो वो खुल गई है या फिर ये वो नसें जो बांधी नहीं, जो छूट गई, क्योंकि दूरबीन से बहुत फोकस किया एक जगह पे, शायद ये वेरिएशन होके पीछे से जा रही थी। अब जब हमारी पतली तार वो लेवल तक पहुंची गई थी तो हमने उसमें से ये सफेद झाग डाला बना के, जिसे बोलते हैं फाइब्रोवेन स्क्लेरोसेंट, एंड फाइनली ग्लू डालते हुए पूरी वेन को लॉन्ग सेगमेंट बंद कर दिया ताकि इस बार रिकरेंस के चांस ना के बराबर हो जाए। अब मुझे 100% यकीन है कि इनका वेरिकोसील एटलीस्ट 3 महीने बाद क्योर हो जाएगा। अगर वेरिकोसील ही इनके सीमेन अल्टरेशन का रीजन है, जो पॉसिबल है, एक रिवर्सिबल रीजन फॉर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, वेरी कॉमन रीजन, तो 6 महीने बाद जब मैं इनका सीमेन एनालिसिस करूंगा, बहुत हाई चांस है कि वो भी रिकवर हो चुका होगा एंड होपफुली हमारे कई पेशेंट्स की तरह ये भी दोबारा फादर बन पाएंगे अपनी स्पर्म से, बिना स्पर्म डोनेशन के, बिना आईवीएफ के। आज इस वीडियो के माध्यम से ये केस दिखाने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ सर्जरी और एम्बोलाइजेशन में क्या फर्क है। फिलहाल हम किताबी बातें करेंगे, एंड में हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे। देखिए, सर्जरी एक स्टैंडर्ड एसओपी वाला ऑपरेशन है, यानी कि सालों से किया जा रहा है, ऑलमोस्ट रिजल्ट्स एटलीस्ट मोर देन 90% एक्सपेक्टेड है। पर अगर माइक्रो सर्जरी जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो की जाती है तो बहुत सर्जन्स ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, अलग अलग माध्यम से सर्जरी करते हैं, लेकिन नहीं, आज माइक्रो सर्जरी गोल्ड स्टैंडर्ड है। माइक्रो सर्जरी में सर्जन को अपने एक्सपीरियंस से, हैंड हेल्ड डॉपलर्स या पर्सनल एक्सपीरियंस से केयर लेना है कि गलती से भी आर्टरी ना बांधी जाए। अगर वो हर एक वेन को सिलेक्ट करके बांधते हैं, अगर वो सबइंग्वाइनल लेवल पे करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस अच्छे से देते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस निभाने हैं कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, और क्या क्या पॉजिटिव चीजें फॉलो करनी है, तो हाई चांसेस है कि सर्जरी क्योर की तरफ जाएगी। साथ में अगर हाई वॉल्यूम सेंटर है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, फॉलोअप्स लेके इवॉल्व हुए हैं, तो फिर रिजल्ट्स 98-99% तक है। लेकिन ये अगेन पब्लिश्ड बेस्ट इंस्टीट्यूशन स्टडीज का लिटरेचर है, बहुत वेरिएबिलिटी है इसमें। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आए जिन्होंने जनरल सर्जन से ऑपरेट कराए, कुछ जनरल सर्जन बहुत अच्छा करते हैं माइक्रो सर्जरी, बट जी हाँ, ये पर्टिकुलर पेशेंट्स का दोनों साइड का आर्टरी बांध दिया गया और आर्टरी में कुछ फ्लो ही नहीं बचा है, कोई टेस्टीज ही नहीं बची, पूरी तरह इस्केमिक होकर श्रिंक हो चुकी है, इसलिए सीमेन 0 हो चुका है। तो रिस्क है, आर्टरी बांधी जा सकती है। बहुत से पेशेंट्स हैं अच्छे सेंटर में भी, सर्जरी अच्छी हो गई, सीमेन इंप्रूव हो गया, लेकिन जो स्कार टिश्यू है अंदर, इंटरनल स्कार टिश्यू, उस वजह से कंटिन्यूस नर्व इरिटेशन और पेन हो रहा है और कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। फाइनली स्पर्मेटिक नर्व ब्लॉक्स और एब्लेशंस, ये सब सोचना पड़ रहा है ताकि पेन को कट ऑफ कर दे और ब्रेन तक ना पहुंचने दे, लेकिन और कोई तरीका नहीं है वो स्कार निकाल के नर्व इरिटेशन हटाने का। सालों से गाबापेंटेन या लिरिका खा रहे हैं, बट ज्यादा रिलीफ नहीं है। सो पॉइंट है, सर्जरी के अपने फायदे, अपने नुकसान है, ये जानना बहुत जरूरी है। जस्ट बिकॉज कोई आके बोलता है कि 1000 में एक केस में मुश्किल से रिकरेंस होता है, वो भी किताबी है, और कोई कॉम्प्लिकेशन रेट 0 है, ऐसा नहीं है। बेस्ट सेंटर्स ऑफ वर्ल्ड में भी कॉम्प्लिकेशन रेट्स होता है। अब एम्बोलाइजेशन पे आता हूँ। एम्बोलाइजेशन के बहुत सारे फायदे हैं, बट एक बड़ा नुकसान है जो उसका मेन डेटरेंट है, बात करेंगे उसके बारे में। फायदे क्या है? फर्स्ट, मिनिमली इन्वेजिव, सब कुछ एक तार से हो रहा है, कहीं कोई सर्जरी नहीं, माइक्रो सर्जरी भी नहीं, कोई ब्लेड यूज नहीं, आपको टेस्टिस एक्सपोज करने की भी जरूरत नहीं है।
सेकेंड, एक छोटा सा कैथेटर लेके जाया जाता है, टाइनी कैथेटर यानी कि पतली सी तार, और सब कुछ एंजियोग्राफी द्वारा हो रहा है। क्योंकि एंजियोग्राफी कर रहे हैं, छोटे छोटे डुप्लीकेशन, ट्रिब्यूटरीज, रिकरेंस का रीजन पता कर सकते हैं। अनलाइक सर्जरी, छूटने का चांसेस बहुत कम है क्योंकि आप एक जगह फोकस नहीं कर रहे हो, आप अंदर से डाई डाल के प्रेशर देते हुए सारे चैनल्स देख रहे हो जो रिकरेंस कर सकते हैं। थर्ड, कोई स्टिच नहीं है, कोई स्कार नहीं है, जैसा मैंने बताया सब कुछ एक पिन होल से थाई से होगा, तो बिल्कुल स्कारलेस सर्जरी है, कॉस्मेटिकली वेरी फ्रेंडली। फोर्थ, रिकवरी बहुत फास्ट है क्योंकि 6 घंटे बाद, बहुत केसेस में 2 घंटे, कुछ केसेस में मैक्सिमम 6 घंटे बाद हम आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं। आप घर लौट के अपना रेगुलर काम रिज्यूम कर सकते हो, कोई भी खास रिकवरी पीरियड नहीं है। फिफ्थ और मेन बेनिफिट, क्योंकि स्कार टिश्यू नहीं है तो लोकल इन्फेक्शन टेस्टिस के पास होना, लोकल नर्व इरिटेशन या पेन होना ना के बराबर है, कोई स्कार टिश्यू नहीं है इंटरनल। लेकिन एक नुकसान है जो इन सबको कभी कभी ओवरशैडो करता है, वो है कि अगर हर यूरोलॉजिस्ट महीने में 10 से 20 वेरिकोसील ऑपरेट करता है तो ऑन एन एवरेज इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, क्योंकि पेशेंट्स उनके पास डायरेक्टली नहीं आते हैं, मुश्किल से महीने में 1 केस ऑपरेट करते हैं, कभी कभी साल में 3-4 केस। और इस डिफरेंस की वजह से इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का स्किल सेट जरूरी नहीं है कि इवॉल्व हो चुका है। अगेन, मैं यूनिवर्सल बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे हाई वॉल्यूम सेंटर्स है इंडिया में और वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग हमारे, जहाँ पे हम आज 500 से ज्यादा वेरिकोसील्स एम्बोलाइज कर चुके हैं। शायद महीने में मैं 2 इंटरवेंशन सबसे ज्यादा करता हूँ, तो वो है थायराइड नोड्यूल्स और वेरिकोसील। अगर हमारे केस में रिकरेंस होता है तो मैं क्लियर बोल पाता हूँ, देखो एक ही कारण है आपके रिकरेंस का, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक और गुबर्नाक्युलर वेन्स, एंड अगर उन्हें ट्रीट करना है तो टेस्टिस माइक्रो डिलीवरी बाहर करके उनको बांधना पड़ेगा। पर पिछले 200 केसेस में मुझे नहीं याद है कि फॉलोअप पे मुझे किसी पेशेंट को ये बोलना पड़ा हो। हमने कितने पेशेंट्स को आर्मी या पुलिस एग्जाम्स में सिलेक्शन में हेल्प किया है, बहुत पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी इंप्रूव की है, बहुत पेशेंट्स का पेन इंप्रूव किया है, तो इसलिए ये बहुत ही स्टैंडर्ड थेरेपी है। मैं ये वीडियो एंड करना चाहूंगा इधर ही, लेकिन आप इससे पहले जाओ हमारा योगा फॉर वेरिकोसील जो डेली करने से बहुत हेल्प होगा अर्ली ग्रेड वेरिकोसील में, एंड डाइट फॉर वेरिकोसील जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है, ये जरूर देखें ताकि आगे मदद मिलती रहे। बेल आइकन दबाना ना भूले सब्सक्राइब करके, ताकि आगे वीडियोस ना मिस कर दो वेरिकोसील के बारे में। सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।